नमस्ते। आज हम करेंगे यूनिट 7 हिंदी कहानी। नाटक और निबंध की यूनिट हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद है कहानी, जिसमें मुख्य मुख्य अंश हम के आज करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। चंद्रदेव से मेरी बातें। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। पृष्ठभूमि, प्रकाशन वर्ष सरस्वती पत्रिका 1904 ईस्वी में निबंध के रूप में पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। भवदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि कौन से कवि हैं जो हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। किस कहानी को? तो भवदेव पांडे ने माना है चंद्रदेव से मेरी बातें। कहानी के भीतर आए विषय, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये विषय, क्योंकि आजकल इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। पक्षपात, कलकत्ता की बात, वाहन या चप्पल, एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान, कानून आदि। ये कहानी के अंदर आए हुए मुख्य विषय हैं। प्रतिपाद, उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वासराय लॉर्ड कर्जन ने और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग है। अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग, रंगभेद एवं पक्षपात का चित्रण, सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह है। उच्च शिक्षित वर्ग की काट के पुतलों से तुलना, भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से, प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग किया गया है। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में विद्वानों के पर भी व्यंग किया गया है। मुख्य पात्र हैं इसमें चंद्रदेव और लेखिका। प्रमुख उदाहरण है भगवान चंद्रदेव। क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओ हो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र, एप्लीकेशन का अर्थ होता है निवेदन पत्र, हमारे आधुनिक भारत प्रभु कर्जन के पास भेज दें। आशा है कि आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो हैं नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। दूसरा कथन है, मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बन के आएंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेजे देवेंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभा भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे, जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वह चूं तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही लिखी है। स्त्रियों की दशा का वर्णन इसमें लेखिका ने किया है। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रस्तुत मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारत विषय वर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह अब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभु के कृपा कटाक्ष का परिणाम है।
यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्यविहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो दो चार राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काट के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतने भी नहीं जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। देसी राजाओं की रीढ़ विहीनता का वर्णन। हरि पदो भय धवा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधन गिरस्त हो रही हैं। उनके वक्ष स्थल पर जहां जहां मोटे वृहदाकार खम गाड़ दिए गए हैं। ये पंक्तियां दी गई हैं। गंगा पर बन रहे पुलों और बांधों के मार्फत आधुनिक विकास की इसमें आलोचना की गई है। नेक्स्ट कथन है, कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो उसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ का ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग। भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेकर आए कि धनवंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यहाँ के इंडियन पेनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। अंग्रेजी डॉक्टरों और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर व्यंग है। दुलाई वाली बंग महिला। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। कुंभ में छोटी बहू 1906 और भाई बहन 1908 ईस्वी में दालिया 1909 हृदय परीक्षा इनकी प्रमुख कहानी है। बंग महिला है, जन्म 1882 ईस्वी में। पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष। आरंभिक दौर की महिला कथाकारों में प्रमुख। इनकी पुस्तक कुसुम संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। यहाँ से दूसरी कहानी हमारी स्टार्ट हो गई, दुलाई वाली बंग महिला। प्रतिपाद है इसका, नवल किशोर द्वारा अपने मित्र वंशीधर से रेल में किए गए मजाक की सरस कहानी का वर्णन है। काशी बनारस के लोगों के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। बनारसी शौक और बोली का समावेश है। विभिन्न परिस्थितियों में इंसान की दिनचर्या का चित्रण। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का वर्णन। दो मित्रों के हंसी मजाक और व्यवहार का चित्रण। दोनों में गहरी मित्रता और दोनों एक जान दो कालिब। मुख्य पात्र है वंशीधर जो जानकी के पति हैं, नवल किशोर के मित्र और नवल किशोर के लिए अगाध स्नेह है। नवल किशोर वंशीधर के घनिष्ठ मित्र हैं। विनोद प्रिय, खूब हंसी मजाक करने वाले, कलकत्ते से नई बहू को लेकर चले आए थे और वंशीधर को तार भेजा था कि उन्हें ट्रेन में मिले। कट्टर स्वदेशी थे। जानकी वंशीधर की पत्नी है। उन्हें नवल किशोर का हंसी मजाक पसंद नहीं था। हालांकि उनमें नवल के प्रति कोई दुराग्रह भी नहीं था। पारंपरिक भारतीय नारी थी। ससुराल से विदा होने पर रोने जैसे संस्कार इसमें विद्यमान थे। गौन पात में है नवल किशोर की बहू सीता, जानकी देई की बहन है। कहारिन जानकी मायके में नौकरानी है। ट्रेन में 2-3 महिला सहयात्री हैं। कहानी में आए स्थानों के नाम है, इम्पोर्टेंट है। दशाश्वमेध घाट, गोदोलिया बनारस कलकत्ता, मुगल सराय, इलाहाबाद, प्रयाग यानी कि प्रयाग में। विशेष है दुलाई अर्थात एक प्रकार का चादर चुनरी जिसे घूंघट के रूप में प्रयुक्त किया गया है। दुलाई का अर्थ बताया गया है। यथार्थ चित्रण, पात्रानुकूल भाषा और स्थानीयता के रंगों से भरी यह कहानी आज भी जीवंत है। बनारसी बोली के संवाद, ट्रेन में औरतों के कदम कहानी की मिठास बढ़ा देते हैं। प्रमुख उदाहरण है, अरे इनकार मनई तो नाही आइलेन, हो देखो रोवल कर थईन। ये पंक्तियां हैं। प्रयाग जी जहाँ मनई मकर नहाए जाला, नाहक बिलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश ही में।
खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनके ये राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। पहली ऊ मेहरवा बड़ी उजबक रहला, भला कहूँ के चिल्लाए से रैलियो कहूँ खड़ी होला। उस गाड़ी में एक लाठी वाला था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो भी समझा साझा। वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था, दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। दुलाई की बिसात ही कितनी। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के भी प्राण निकल जाए तो भी इन्हें दया न आवे। तीसरी कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लेखक है माधवराव सप्रे। पृष्ठभूमि है, यह कहानी 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। यह आदर्शवादी कहानी है। प्रतिपाद, जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और जमींदारों की आंखें खोलने के पश्चात झोपड़ी की जमीन वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी कथा है। मुख्य पात्र है इसमें बुजुर्ग विधवा है जो अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है। अब एकमात्र ही उसके जीने का सहारा है। जमींदार दम्भी व्यक्ति है जो बाद में टोकरी भर मिट्टी न उठा पाने पर उसका अहंकार द्रोहित हो जाता है। जो विधवा की पोती है उसकी आयु कितनी है? 5 वर्ष। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गौन पाता है बुजुर्ग विधवा की पोती है, जमींदार और वकील। विधवा बुजुर्ग महिला को की पीड़ा शोषण का चित्रण किया गया इस कहानी में। कहानी का मूल संवेदन है हृदय परिवर्तन की। किस प्रकार से सेठ का या उस जमींदार का हृदय परिवर्तन हुआ था कि जब तुम एक ही टोकरी मिट्टी नहीं उठा पाए तो इस झोपड़ी में तो कितनी टोकरियां मिट्टियां हैं, उन्हें कैसे उठा पाओगे, उनका भार किस प्रकार से सहन करोगे। तो यह इस कहानी में बताया गया है। अपनी मिट्टी का प्रेम संदेश, जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन, लचर कानून व्यवस्था का जिक्र, मानवता का संदेश, जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी समाप्त। वर्ग भेद, गरीब बुजुर्ग महिला, अमीर जमींदार। कहानी का केंद्रीय तत्व आदर्शवादी है। प्रमुख उदाहरण है, उदाहरणों से अब कथन से क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। महत्वपूर्ण कथन लिए गए यहाँ पे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहला कथन है, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा, मतलब बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहां बसी हुई थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र उसी झोपड़ी में मर गया। पतोह भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था और बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। कौन? बुढ़िया। लेकिन एक जमींदार था जो अपने अहाते को, अपने घर के बाहर को उसे और चौड़ा करना चाहता था, बड़ा बनाना चाहता था। लेकिन उस बड़े के बीच में जो बुढ़िया की एक झोपड़ी आ रही थी जिसे वो हड़पना चाहता था, हटाना चाहता था वहां से। इस प्रकार बाल की खाल निकालने वाले वकील की थैली गर्म कर दी। उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर उस बुजुर्ग महिला को वहां से निकाल दिया। जब से यह झोपड़ी छूटी तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब 5 जो वर्ष की बेटी थी वो हट करके बैठ गई जब उसे जमींदार ने उनकी झोपड़ी से निकाल दिया, बूढ़ी बूढ़ी माँ को और उसकी पोती को। तो जब वे वहां से निकल के चले गए तो उसकी एक 5 वर्ष की बेटी पोती थी जिसने खाना पीना त्याग दिया था। बस उसकी यही रट थी कि अपने घर चलो, मैं तो अपने घर ही खाना खाऊंगी, अपने चूल्हे का खाना खाऊंगी। सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी।
इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगी। अब बुढ़िया सोचने लगी कि मैं झोपड़ी से ही एक टोकरी मिट्टी भर ले आऊं और उससे चूल्हा बनाकर उसके लिए रोटी बनाऊं। किसके लिए? पोती के लिए। जिससे वह उसे विश्वास था कि वह इस मिट्टी से बने चूल्हे की रोटी खाने लगेगी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ, यानी कि उसे पुरानी बातें याद आने लगी। अपनी मिट्टी के प्रति स्नेह से उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई। यह विधवा ने कहा। फिर नेक्स्ट कथन है। विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, तब उसका भार आप जन्म भर क्यों उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उसकी आंखें खुल गई। कृतवर्मा का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और परिवर्तन होने से उसकी झोपड़ी वापस दे दी। नेक्स्ट कहानी है राही सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इसमें यही दिखाया गया कि जब जमींदार से एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई गई तो वह हजारों टोकरियों की मिट्टी कैसे उठा सकता है, कैसे भार वहन कर सकता है। इस प्रकार जमींदार का अहंकार खत्म हुआ और उसने बुढ़िया को वह झोपड़ी वापस लौटा दी और उनसे क्षमा भी मांगी। तो इस कहानी से उससे क्या हुआ? हृदय परिवर्तन हुआ था। किसका? जमींदार का। चौथी कहानी है राही सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भावों को व्यक्त करती है। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। मुक्तिबोध का कथन है। संग्रह है उनके सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी में। यह अंतिम कहानी संग्रह है। किसका? राही सुभद्रा कुमारी चौहान का। इसमें कहानी जो सम्मिलित हैं रूपा, कैलाशी, नानी, बियाहा, कल्याणी, दो साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी, मंगला, हींगवाला, राही, टांगेवाला और गुलाब सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन यही बनेगा कि इस कहानी संग्रह में कौन कौन सी कहानी सम्मिलित है, कौन सी नहीं है। कूट से क्वेश्चन बनता है। राही की विविधता के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्तालोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी है, जिसमें जेल का परिवेश दिखाया गया है। राही पात्र है इसमें प्रमुख। मुख्य पात्र में है राही, जो मांगरेरी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री है। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है। चोरी के आरोप में उसे जेल भेज देते हैं। अनीता है, जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है। यानी जो अनीता है वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली है। अनीता है जो एक गरीब मंगरेरी जाति की महिला है। उसके घर में क्या है? खाने तक को अनाज नहीं है। भीख मांगती है सुबह से शाम तक, लेकिन उसे भीख में एक भी रुपया नहीं मिलता। तब उसे एक लेडीज दिखाई देती है कि अपने बच्चे को, उसके बच्चे को देखती है उसके साथ। फिर उसे अपने बच्चों की याद आती है। तो वह निश्चय करती है कि मैं अपने बच्चों के लिए वह एक अनाज की गठरी को चुरा लेती है। गठरी को चुराने के बाद वो शोर मचाती है तो पुलिस वाले उसे पकड़ के ले जाते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। राही का पति, जिसे पुलिस मारते, राही को पकड़ के, राही चोरी करती है अनाज की गठरी की। राही का पति जैसे पुलिस वाले मारते मारते मार देते हैं। राही का एक बच्चा है, बेटा है, उसके लिए राही अनाज की चोरी करती है। विशेष संवादात्मक आत्मकथात्मक कहानी है। मांगरेरी जाति की कठिनाइयों का वर्णन है, गरीबी का, स्त्री वेदना की झलक है कि किस तरह से एक स्त्री अपनी गरीबी के झेलते हुए अपने बच्चों के भूखे रहने की के दर्द को सहन कर रही है, वह इसमें झलकाया गया है।
राष्ट्रभक्ति का चित्रण और सत्ता भक्ति पर व्यंग है। देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण है। गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण, गरीब की समस्या का चित्रण, मानव धर्म की प्रतिष्ठा। राही 5-6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है, राही को 1 साल की सजा मिलती है। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग किया गया है। इम्पोर्टेंट है कथन कि कौन से कितना अनाज चोरी हुआ था और किसने चुराया था। प्रमुख उदाहरण है जो महत्वपूर्ण कथन है इसमें। हाँ, तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरेरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। यानी उन्हें कोई मजदूरी पे भी नहीं रखता, वे सिर्फ अपने भीख मांग कर ही गुजारा करते हैं। और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ न मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, तब उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की नाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया। राही किससे कह रही है? ये अनीता को बता रही है। राही और अनीता के मध्य का संवाद है। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता, राही कह रही है। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही का कथन है। अनीता के सामने आज एक प्रश्न था कि वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी हैं। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यह जो कथन दिया गया है ये किसका है? तो ये अनीता सोच रही है कि किस तरह से लोग भेदभाव करते हैं। भगवान के यहाँ से तो सब एक समान होते हैं, लेकिन यहाँ आकर किस तरह से लोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए नियम बना लेते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी हैं जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती हैं। दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंडोरा पीटते हुए जेल में आते हैं, हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले में अच्छा बर्ताव मिलता है। फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाती है कि हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी पांचवी जेल यात्रा है, और अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य है कि हम जितनी बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और उसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। यानी कि यहाँ अनीता कहना चाहती है कि ये जो कांग्रेसी नेता हैं, जो नेता लोग हैं, ये अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब इन्हें सत्ता और सरकार मिल जाती है तो ये सबको भूल जाते हैं और बस हम एक आम इंसान बनकर रह जाते हैं, या तो संस्थाओं में के मेंबर सदस्य बन जाते हैं या और कुछ, या कुछ भी नहीं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी नहीं पहनते थे, खद्दर यानी खादर के कपड़े, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन जाते हैं, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में ये देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? नेक्स्ट कथन है, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके
थोड़ा भी कष्ट निवारण कर सके तो सचमुच हमने अपने देश की कुछ सेवा की। हमारा वास्तविक देश तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। नेक्स्ट है, संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्मा को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उन्हें कोई ध्यान नहीं है। सत्य असत्य की उन्हें समझ नहीं है। अन्यथा मानवता से बढ़कर कोई भी मानव धर्म मान अन्यथा मानवता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। इंपोर्टेंट कथन है। नेक्स्ट कहानी है पांचवी, ईदगाह। इसके लेखक है प्रेमचंद। यह कहानी सर्वप्रथम अगस्त 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रतिपाद बाल मनोविज्ञान पर लिखी गई हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में ईदगाह सर्वोच्च स्थान पर है, जिसमें प्रेमचंद हामिद नामक बच्चे के माध्यम से दिखाते हैं कि गरीबी और अभाव में किस प्रकार बचपन की मासूमियत हमारी खत्म हो जाती है और बच्चे को समय से पहले ही क्या हो जाती है, परिपक्व बना देती है। नेक्स्ट है मुख्य पात्र। मुख्य पात्र में है हामिद, एक 4-5 साल का लड़का है। माता पिता की मृत्यु हो चुकी। दादी है, अमीना के साथ रहता है। मेले जाते वक्त उसके पास 3 पैसे थे, जिनसे वह अपनी दादी के लिए चिमटा लाता है।